नमस्कार। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जैसा कि सभी को ये जानकारी है कि पूरे विश्व में इस समय जो एक सबसे बड़ी चर्चा हो रही वह है मंदी। और जो सबसे दुखद बात यह है कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनकी नौकरियां बहुत तेजी से जा रही हैं। और भारत में भी नौकरियां जा रही क्योंकि भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस समय हमारे साथ में आप देख रहे हैं शिव कुमार द्विवेदी जी हैं हमारे साथ पैनल में। और जो आज हमारी डिस्कशन होगी वह इस बात पर होगी कि जिस तरीके से ग्लोबल एक रेसेशन हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और भारत क्या इससे उबर पाएगा। क्योंकि जो इकोनॉमी की बात होती है या जो वर्ल्ड रेटिंग जिन लोगों ने दिया है, उन्होंने भारत के बारे में बड़ी चिंताएं व्यक्त की हैं अपनी। उनकी चिंताएं कितना सही है, कितना दूर तक ये जो इंडियन इकोनॉमी इसको कितना झेल पाएगी रेसेशन को, और नौकरियां जो जा रही हैं वह कितना बच पाएंगी, अभी कितने लोग और जो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी का जो आम जनता है उस पर क्या असर पड़ेगा, इस सब सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपकी खबर के व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, जो बेहद चिंताजनक बात यह है कि रेसेशन का दौर चल गया है। और कई लोगों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि भारत कैसे इससे उभरेगा। भारत में तो बहुत ही ज्यादा नौकरियां जा रही हैं, हालांकि हर जगह जा रही हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद राजू जी। एक बहुत ही ज्वलनशील विषय है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2020 से ही पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई और ड्यू टू कोरोना कोरोना की वजह से चाइना का जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है वो भी कम हुआ और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बहुत गोता खा रही है। स्वाभाविक है कि भारत अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी देशों पर सबका प्रभाव पड़ता है। चाहे भारत का, अगर भारत में बंदी पूरी तरह से आती तो दुनिया में और देशों में पड़ता। और अगर दुनिया के अन्य देश, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूरोप और अमेरिकन महाद्वीप में इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं कि भी आपने देखा, आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा मतलब रिलीफ करने वाली एक बयान दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसकी विकास दर 7% रहने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर 6.2 तक आए और अब वो 6 बता रहे हैं। इस पे एक चीज देखने वाली है कि उसी आईएमएफ ने कहा कि दुनिया की जो और बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज के फ्रांस को रख लेते हैं, अमेरिका को रख लेते हैं, और क्या नाम है, आप जर्मनी को रख लेते हैं, और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को रखते हैं, वह उनमें भी काफी गिरावट दर्ज की गई और उनका विकास दर 2.5 2.7 से ऊपर नहीं दिया। और उनकी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर दिया गया। हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट हमारी अर्थव्यवस्था के आकार पर दिया गया। तो हमारी उनकी अर्थव्यवस्था का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन जो लोग कर रहे हैं और एक भ्रम फैलाते हैं कि साहब देखिए उनका तो इतना था, तो उनका जो उनकी बड़ी अर्थव्यवस्था पे बड़ा ग्रोथ होना चाहिए था, उनको वो नहीं मिला। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ ज्यादा जा रही है। उसके पीछे कई कारण है राजू जी। हमें समझना पड़ेगा कि जिस समय कोरोना का काल था और दुनिया में ये कहा जा रहा था, खासतौर पर वो संपन्न देश, विकसित राष्ट्र जो अपने आप को बहुत संपन्न मान रहे थे, जिनकी जो डॉलर उनके यहाँ की आधिपत्य मुद्रा थी, उन देशों को घुटनों के बल आना पड़ा। आखिर में भारत से उन्हें याचना करनी पड़ी और तब भारत ने उन्हें पीपीई किट मुहैया कराई, मास्क मुहैया कराए, सिरिंज मुहैया कराए, बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया कराए, क्लोरोक्विन हमने दिया। तो यहाँ तक कनाडा ने हमें कह दिया साहब ये तो संकट मोचन है, हम नरेंद्र मोदी जी को हनुमान जी बोल दिया। ऐसे बहुत से देश हैं जिसमें 104 देशों की मदद भारत ने कोरोना के उस संकट काल में किया था। और शायद उसी समय से जो चाइना की छवि खराब हुई पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने भी पीपीई किट बहुत दिया, बहुत सी चीजें भी। मैं आपको बता दूं कि जो अपना बांग्लादेश है उसने उनके यहाँ से बहुत से इक्विपमेंट मंगाने बंद कर दिए, बहुत से चीजें मंगानी बंद कर दी। भारत की तुलना में वो सस्ता दे रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं लिया और आज वो कारोबार भारत के साथ कर रहे हैं। लेकिन उस कोरोना काल में मैं ये मानूंगा कि भारत ने अपने आप को बहुत मजबूत परिस्थिति में खड़ा किया। उसके पीछे 3-4 कारण है भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े होने में। एक तो भारत में किसी एक सोसाइटी के लोग नहीं रहते राजू जी। यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, मध्यम वर्ग भी है और निम्न वर्ग भी है। और अमूमन आप देखते होंगे यूरोप या अमेरिका और कहीं जाते हैं तो वहां पर एक ही स्ट्रीम के लोग मिलेंगे, या तो मतलब व्यापारी ही आपको मिलेंगे या तो बड़े लोग मिलेंगे। सबके यहाँ संपन्नता प्रचुर मात्रा में थी वहां पर।
चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा दबदबा था, उसको भारत ने उखाड़ने का काम किया। और आपको बता दूं कि 2014 से जो आधार रखी गई, उसका स्फुटन जो हुआ वो 2020 और 21 में दिखाई पड़ा। आपको बता दूं कि किसी भी देश के अगर खड़े रहने में, अर्थव्यवस्था में ज्यादा आगे जाने में तीन चार चीजें बहुत सहायक होती हैं। पहला यह है कि आप नवोवेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद का कुछ टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। आप देखिए अमेरिका चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज जाइए, वो खेती करके अपने देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां पर वो टेक्नोलॉजी से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, छोटे छोटे देशों को बेचते हैं, विकासशील देशों को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, डिफेंस में नंबर 1 पे है वो। तो वो खेती करके नहीं कमा रहे, खेती से किसी की आय नहीं बढ़ा रहे। लेकिन भारत में जब कोरोना काल आया, तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही थी जिसने भारत को बचाए रखा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि उस समय भारत की जो सरकार ने बड़े निर्णय लिए, बड़े निर्णय मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे अधिक हम पैसा खर्च करेंगे, बंदरगाह बनाएंगे, रोडे बनाएंगे, रेलवे में बहुत अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और रेलवे में भी सरकार ने पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने ज्यादा पैसा फ्राइट कॉरिडोर पे इन्वेस्टमेंट किया कि व्यापार का आदान प्रदान हो, तमिलनाडु से कोई भी दूध उत्तर प्रदेश भेज सके, उत्तर प्रदेश से कोई भी सब्जियां तमिलनाडु भेज सके, ये परिस्थिति बनाई। और आप देखिए भारत ने 3-4 स्टडी पे काम किया, नोवेशन पे जब काम करना प्रारंभ किया, आज 136 चीजें भारत की जीआई टैगिंग में। यानी जो पेटेंट की बात होती थी कि दूसरे पेटेंट आ लेते हैं, भारत का केसर पेटेंट हो गया, असम के शहद पेटेंट हो गए, ऐसे बहुत सी चीजें हैं और जो भारी मात्रा में निर्यात हो रहा। लब्बो-लबाब हम ये कहना चाहेंगे, बहुत अंदर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं उसका, लब्बो-लबाब ये कहना चाहेंगे कि भारत की स्थिति यह है कि 84 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ कोरोना काल से लेके अब तक, यानी टिल टू डेट। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा साइन है भारत की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। आज आप बताइए कोई डूबते जहाज पे पैसा लगाएगा क्या, आप बताइए। आज 84 अरब डॉलर भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वर्ल्ड का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजर्व हमारे पास है, 529 अरब डॉलर हमारे पास, हमारा फॉरेन रिजर्व है हमारे पास। ये बहुत बड़ी चीज है राजू जी, छोटी मोटी चीज नहीं है, आज दुनिया के अन्य देशों के पास नहीं है। और अभी आप देखिए जो शेयर मार्केट का हमारा आकार हो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना काल में वो बूम कर गया था, 54,000 पहुंच गया था, आज 60,000 के करीब, 65,000 के करीब पहुंच रहा है। और आप एक चीज और देखिए, भारत की स्ट्रेटजी देखिए, भारत में 2014 के बाद से जिस तरह भारत ने काम करना शुरू किया, पहले हमें भी लगता था कि ये सब चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, इतना प्रभावी ढंग से नहीं आएंगी। आज डिजिटल इंडिया कैंपेन ने बैंकों का जो डिजिटलाइकरण किया, उसका फर्क ये पड़ा कि आज एनपीए में, हम अभी कल परसों की खबर है, एनपीए में भारत जो है उसने अपने काफी एनपीए उसको कम किया है। समझिए आप, 1,70,000 करोड़ रुपए हमने एनपीए में वसूले हैं। और लोग, और काफी बैंक जो एनपीए में अच्छा, जिसमें यूको बैंक का नाम है, एसबीआई का नाम है, आपके एक बैंक और इंडियन बैंक का नाम है, ये बहुत तेजी से इन्होंने अपने एनपीए कम किए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार। दूसरा, जीएसटी जो किया गया था, उस समय जीएसटी में बड़े तर्क वितर्क हुए थे, बड़ी बहस हुई थी। आज जीएसटी की स्थिति ये है कि जीएसटी में, अभी आज ही मैं वित्त सचिव को पढ़ रहा था, वित्त सचिव ने यह कहा है कि लगभग जो जीएसटी का एक लक्ष्य रखा गया था 2021-22 के बजट में, निर्मला सीतारमण जी रखा था, उससे 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हम पाने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम कह रहे हैं 4 लाख नहीं भी पाएंगे, एक बार यहां भी अगर कहते हैं तो 2 लाख करोड़ पाएंगे ना, यानी लक्ष्य तो हम पूरा कर चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है कि जितना उसने लक्ष्य रखा था कि जीएसटी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो हम प्राप्त करेंगे, उससे वो लगभग ऊपर निकल चुका है और 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा पा रहा है। मेरा ये कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज के डेट में बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव बहुत टॉप क्लास की पड़ी हुई है। तो जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात रही, आज मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए एप्पल की 3 यूनिट भारत के अंदर चल रही। अभी आज की खबर है कि चाइना में एप्पल की फॉक्स वैगन की जो यूनिट चल रही, वहां पर उपद्रव हुआ है, मारपीट हुई है। भारत में भी इस प्रकार की परिस्थिति बनाने का प्रयास कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया था, लेकिन वो तो वहां की सरकारों ने उसको संतुलित किया और जो उसको एक रंग देने का प्रयास किया गया था कि भारत में स्थितियां माहौल नहीं, चूंकि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 113 से छलांग लगा करके आज की डेट में वो पहुंच गया है 40वें नंबर पे, और अभी घटेगा ही घटेगा धीरे धीरे। तो आज दुनिया को लगता है, और अभी आज मैं जो एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि विदेशी निवेशकों की पहली पसंद अगर भारत के अंदर देखी जाए तो 2 प्रदेश बहुत अच्छी तरह हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदेशी। इसके अलावा बताना चाहता हूं निवेशक जो है, और वो निवेशक विदेशी ही नहीं, भारतीय निवेशक भी हैं, मतलब निवेश कोई विदेशी थोड़ा कर रहे हैं, भारत के भी लोग निवेश करना चाहते हैं जो उद्योगपति है। और उसमें मैं कहना चाहूंगा कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, ये पहले से वेल स्टेब्लिश है, पहले से ही सभी निवेशकों की पहली पसंद गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि अब उत्तर प्रदेश इसमें बहुत आगे चला जा रहा है।
और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मैं यहाँ पर जी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा हम्म। कि अभी जो पैसे का हम्म। डिजिटलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसका हम्म। हमने इतना बड़ा लाभ पाया कि आज यूपीआई के थ्रू एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा राजू जी कि जब जनधन खातों की चर्चा हुई और डिजिटल खातों की चर्चा हुई, यूपीआई कोड की चर्चा हुई, यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन जिसको आप आधार कार्ड बोलते हैं, जब इसकी चर्चा हुई तो 2014 में भारत के सिर्फ 14% चलिए, लोगों के अभी पास अभी बैंक उस पे खाते थे। अभी उस पे आते हैं। लेकिन पहले बीच में थोड़ा सा एक सवाल ये था कि अगर इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सवाल ये है कि फिर नौकरियों से लोग निकाले क्यों जा रहे हैं? जैसे ग्लोबल लेवल पे तो एक मंदी है, वहां से लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी लोग निकाले जा रहे हैं। जेट एयरवेज ने भी 3 महीने की छुट्टी दे दिया कि उसमें जाइए आप। अमेजोन ने नौकरियों से निकाला, कई सारी एचसीएल हैं और कई सारी कंपनियां हैं जो अल्टीमेटम या तो दे चुकी हैं या निकालने जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो इंजीनियर थे, जो स्किल्ड लेबर थे, जो स्किल्ड पर्सन थे, उनकी नौकरियां जा रही हैं। चिंता की बात यह है। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो नौकरियां क्यों जा रही हैं? अगर जा रही है तो बचेंगी कैसे? बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात करी है। आपको पता है कि 2014 से अब तक कितनी कंपनियों ने शटर डाउन किए? आधिकारिक तौर पर 3 लाख कंपनियों के शट डाउन हो गए। उसमें से अधिकतर तो मुखौटा कंपनियां थी और बहुत सी कंपनियों की अपनी बैलेंस शीट ठीक नहीं रही, सारी चीजें ठीक नहीं रही और चली गई। ये वही कंपनियां हैं राजू जी जो ब्लैक मनी से चल रही थी और जाए थी। फिर आपके एक प्रश्न खड़ा होगा कि जेट एयरवेज तो ब्लैक मनी से नहीं बनी हुई है, ऐसा आपका मन होगा। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो ब्लैक मनी से नहीं, एक लीगल प्रोसेस से चल रही थी। मेरा ये मानना है जब प्रतिस्पर्धा का दौर है, भारत में पहले कितनी एयरलाइंस थी आप बताइए? बामुश्किल एक एयरलाइंस, दो एयरलाइंस थी। आज एयरलाइंस की बाढ़ आ गई है, विस्तारा भी आ गई है, ये भी आ गई है, वो भी आ गई है। आज कंपटीशन का दौर है, जो कंपटीशन में टिकेगा वो रहेगा। और उसका आप ये बताइए, अभी आज ही की खबर है कि एयर इंडिया ने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट कई जगह चालू कर दी है, आज ही की खबर है, ठीक है, और वो अपने यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो अपने यहाँ लोगों को ला रहा है, दे रहा है। तो एक तरफ अगर 2 कंपनियों ने नौकरी ली तो 4 कंपनियों ने नौकरी दी भी, इस तरफ भी आप जाइए। आप बताइए, जब मैं एक प्रश्न पड़ा, जब भारत के अंदर सिर्फ एक कंपनी मोबाइल बनाने वाली थी तो भारत में जॉब था, मतलब अगर मैं अन्यथा बोलूं तो मुझे आप बीच में टोक सकते हैं, तब भारत में जॉब था। आज 133 कंपनियां यहां पर मोबाइल का असेंबल कर रही हैं, जिसमें एप्पल जैसी 3 यूनिट काम कर रही है, और जॉब नहीं रह गया। उन्होंने जॉब दिया ना, लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन मोबाइल या किसी और मोबाइल का मैं नाम ले लूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी एक मोबाइल कंपनी ने कहा भाई मेरा घाटा हो रहा है, मैं सेट डाउन कर रहा हूं, कोई भी XYZ कंपनी है, तो वो आप प्रमुखता से दिखाओगे कि साहब देखिए वो कंपनी बंद हो रही, इतने लोग चले गए, लेकिन और लोगों को नौकरी मिली ना। और बेसिक चर्चा ये है कि भारत का अगर इंडस्ट्री इतनी बूम ना कर रही होती, आपसे बता रहा हूं, तो क्या इतना निवेशक आते? मेरे ख्याल से हमसे आपसे जो ज्यादा बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपना पैसा लगा रहा है। वो व्यक्ति तो इतना बड़ा बेवकूफ है नहीं जो भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। $84 अरब का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये वो जो लगा रहे हैं, अभी आप बताइए कि भारत के अंदर जिस समय कोरोना का काल था उस समय 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी और रिलायंस ने सिर्फ अपने 4% शेयर बेचे थे, रिलायंस ने। और 11 लाख करोड़ रुपए का 6 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें, जिसमें गूगल है, नेटफ्लिक्स है, आपकी क्या नाम है, फेसबुक है, इसके अलावा आपका ये मेटा, अभी कंपनी जो मेटा, फेसबुक जो मेटा हो गई, ये इन सारी कंपनियों ने व्यापक पैमाने पर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी कि अभी आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर, चाइना में जब कोरोना आया उसके बाद से ये अपॉर्चुनिटी कहेंगे, भारत का भाग्य कहेंगे कि अधिकांश लोग यहाँ पर भारत में आए, और भारत की सरकार ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। जब कोरोना का काल आया तो जहां एक तरफ राशन फ्री बांटे, वहीं पर आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास लोगों के बनते रहे, उसमें रोजगार लोगों को मिले कि नहीं मिले। दूसरा भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मैं भी लखनऊ की सड़कों पे घूम रहा था परसों रात को, और जब मैं रात को निकला तो मैं एक वहां पर गया गोलगप्पे की दुकान पे, और उस गोलगप्पे की दुकान पे मैंने देखा कि उसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का एक कार्ड लगा रखा था। मैंने उससे पूछा ये क्या है भैया? उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो थी, आप भी घूम के देख सकते हैं, ऐसा लगा होगा। तो उसने कहा ये 20,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कोरोना काल में दिए थे, जिससे मैं कमा के इसको वापस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसमें। इस तरह कम से कम 50 लाख लोगों को भारत के अंदर इस तरह ऋण दिए गए, समझिए आप। तो जो छोटी आबादी थी उससे टिक गई, ये एक बड़ा काम हुआ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बूम क्यों कर रही है, उसके कारण है, एक कारण नहीं है। अभी ये सेमीकंडक्टर PIL हमने देने की बात करी, प्रोडक्ट इंसेंटिव लिंक्ड हमने करने की बात करी, उसके कारण भारत का निर्यात $5 अरब तक पहुंच गया।
आज डिफेंस सेक्टर में 28,000 करोड़ का हम निर्यात कर रहे हैं। आज भारत में अभी टर्की से हमने कहा कि साहब हमें आप ड्रोन दे दीजिए, उसने कहा नहीं पहले तो इस्लामिक नेशन को देंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हम टर्की टर्की ने कहा हम इनसे बात करेंगे। भारत ने तपास 1 तपास 2 बना दिया, मानव रहित जो ड्रोन है भारत ने बना दिए, और भारत उसका सप्लाई भी करने जा रहा है। अभी आपको शायद पता, डिफेंस एक्सपो भी कर्नाटका में लगा हुआ था। भारत ने डिफेंस एक्सपो के माध्यम से अभी मलेशिया में अपना एक सेंटर ओपन किया है, एचएल कंपनी ने, जो कि तेजस बना रही है, और भारत की कंपनी ने वहां पर खोला है। और दुनिया के 17 देशों ने हमारे हेलीकॉप्टर को लेने की चर्चा कर दी है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर को। दुनिया के अनेक देशों ने तेजस की डिमांड कर दी है, और भारत सरकार खुद 84,000 करोड़ रुपए का, यानी हम इन्वेस्टमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। हम मेड इन इंडिया के माध्यम से 300 हमने छोटे छोटे पार्टों को कहा कि भारत से बाहर आप नहीं मंगाएंगे। आज वो ऐसे एमएसएमई चल पड़े ना, कोई बोल्ट बना रहा है, कोई नट बना रहा है, कोई पेंच बना रहा है, वो काम चल पड़े। तो भारत की अर्थव्यवस्था छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बढ़ी है, और पीआईएल का इतना बड़ा प्रभाव है राजू जी, कि आज आप देख रहे हैं कि भारत का निर्यात बढ़ते ही चला जा रहा है। अब आपको बता देता हूं, भारत मात कहां पे खा रहा है। भारत तिलहन की खेती में मात खा रहा है, तेल हम आयात कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो ये पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, खाने के तेल में भी भारत मात खा रहा है, और साथ में पेट्रोलियम पदार्थ में भी मात खा रहा है। इसका हमने विकल्प तैयार किया। एथेनॉल को लेकर के भारत ने बड़े बड़े प्लांट खड़े किए। एशिया के बड़े प्लांट आपके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, गुजरात में लग रहे हैं, कर्नाटका में लग रहे हैं, पुणे में लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। और मेरा ये विश्वास मानिए कि ये तो आईएमएफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बोल दिया है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक, शायद हमारी आपकी बहुत पहले भी चर्चा होती थी, कोरोना काल में भी चर्चा हुई, उस समय मैंने एक बात कही थी कि जिस दिन हम सौर आधारित ऊर्जा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग कर देंगे, उस दिन हमारे पास जो अभी फॉरेन रिजर्व 529 करोड़ है, ये और ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज राजीव जी, जब हम इस पे काम करेंगे तेल पे, और होने लगा है, आज देखिए छोटे शहरों में 3 टायर 2 टायर जो शहर है, वहां पर आप जाइए, ई रिक्शा की भरमार हो चुकी है, ई स्कूटियां चल रही हैं, और अब तो यहाँ तक कार भी, लोग ई कार भी खरीदने लगे हैं। पहले था कि भाई 70 किलोमीटर जाएंगी, किसी ने कहा 40 किलोमीटर जाएंगी, आज सीधे ये बढ़ गई। और बढ़ने के बाद इनकी स्थिति क्या हो गई, आज एक 270 किलोमीटर एक चार्जिंग में जाने की बात कर दी। साथ में इनकी अगर बैटरी डिस्टर्ब होती है तो महिंद्रा और साथ में आपकी ब्रिटिश पावर और रिलायंस इनने मिल करके कहा कि हम बैटरी स्विपिंग को भी आपको दे देंगे। देश के अंदर 10,000 पेट्रोल पंपों पे इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से काम इस पे हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भागीदारी अदा कर रहा है, और दुनिया के लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यानी चाहे वो ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, ब्रिटेन का। और अभी आज आपने देखा कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर से 100 प्रोफेशनल को हायर कराएंगे, 100, और उन्होंने कहा दुनिया भर के जो प्रोफेशनल हैं उनको हम भारत ब्रिटेन में नौकरी देंगे। आखिर बात वही आ गई ना साहब, हमारे यहाँ आईआईटी और आईएम के लड़के जो थे, एक समय था 95% लड़के चले जाते थे फॉरेन, आज वो 95% यहाँ है। वो रोज नवोवेशन का काम कर रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई प्रतिभाएं पैदा हो रही है। आज 77,000 स्टार्टअप जो है वो नवोवेशन ही किया ना। इस नवोवेशन पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके व्यूवर्स को जानना चाहिए। नवोवेशन यानी कि नवाचार, इन्वेंशन एंड आविष्कार, ठीक है। इस मामले में भारत की रैंकिंग थी 112, ठीक है। उसके बाद वो आया 2013 में 84 पे। आज भारत की रैंकिंग 40 है राजू जी, और 40 वो हाई इनकम कंट्रीज के साथ है, जो बहुत बड़ी इनकम विकसित राष्ट्रों के साथ उसकी 40 रैंकिंग आ रही है। लेकिन लोअर इनकम में अगर हम जाते हैं तो नंबर 1 पे है, 77,000 स्टार्टअप के साथ दुनिया के तीसरे नंबर के हम आविष्कारक देश के रूप में माने जा रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये, और तीसरी चीज, आज भारत के आरबीआई ने कह दिया है कि कुल मिलाकर के भारत रुपए में लेन देन करेगा, हमने परिवर्तन कर दिया। आज भारत 27 देशों के साथ रुपए में नेटवर्क अपना फैला रहा है। अभी जो एफटीए की कल अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए का हमारा पूरा प्रावधान पूरा हो गया। इसको थोड़ा डिटेल बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि रोज खबरें आती हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए अब इतना कमजोर हो गया। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज में बताइए जिससे आम जनता जो है समझ सके, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यह भी समझ सके। देखिए, अभी पूरे दुनिया का जो लेन देन है वो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके मुद्रा के आधार पे होता है, और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, और उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है वो है डॉलर। अमेरिकन डॉलर के सापेक्ष में पूरे दुनिया में कार व्यवहार व्यापार होते हैं, यानी कोई भी देश एक दूसरे देश से व्यापार करता है तो अमेरिकन डॉलर में ही बात करता है, इंटरनेशनल करेंसी के कारण। भारत ने इसके आधिपत्य को तोड़ने के लिए इस समय जो यूक्रेन का युद्ध है,
वह भारत के लिए मुझे लगता है कि शायद भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अनेक लोगों का उसमें प्राण जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, मृत्यु हो रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को इसका व्यापक पैमाने पर लाभ मिल रहा है। एक फिर चाहे मौका वो मिला है खाद्य, भारत को। हाँ, चाहे वो खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करने का बात हो, वो भी बम्पर हो रहा है। फिर चाहे वो काफी क्या नाम है, कई मामलों में, चाहे फर्नीचर का मामला हो और कई मामले हो, ऐसे में एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। अब एक्सपोर्ट जब बढ़ा तो रुपया जब घटता है, यानी रुपए का मूल्य जब बढ़ता है और डॉलर के मुकाबले, तो एक तरफ तो ये लोग कहते हैं साहब ये तो भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है तो भारत को विदेशी मुद्रा बहुत मिलती है। जैसे आज की डेट में 1 रुपए के बराबर हमारा 84 रुपया हो गया, यानी 84 रुपए अब हमें देगा जो देगा। और पहले क्या था, हमें 72 रुपए देता, 70 रुपए देता। तो आज अगर हम 1 रुपए का माल दे रहे हैं, हम कह रहे भाई 70 रुपए का बेच रहे हैं, तो 84 रुपए में दे रहा है। तो एक तरह से भारत का फायदा भी है, ऐसा नहीं कि इसके निगेटिव अप्रोच ही है। दूसरा रही बात, भारत ने इन्हीं सबको देखते हुए आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करती, भारत ने इन्हीं सब देखते हुए आज रुपए में आदाम, अभी आपको शायद ध्यान होगा, आपके व्यूवर्स आसानी से समझेंगे इसको। जब हम पहले खाता खुलवाते थे राजीव जी 2014 से पहले, तो हमें जो एटीएम मिलता था वो मास्टर कार्ड मिलता था, वीजा कार्ड मिलता था। ये दोनों ही कंपनियां अमेरिकन है। और आपको ध्यान होगा यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो यूपीआई से लेकर के जितने भी ये मनी ट्रांजेक्शन के जितने भी ऐप थे और जो सिस्टम था, वो सारा रशिया उन्हीं का यूज कर रहा था। और जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने अपने मास्टर कार्ड से लेकर के यूपीआई, गूगल ने सब कुछ अपने सारे पे सिस्टम सारे खत्म कर दिए, गेटवे सारे खत्म कर दिए, और रशिया में लाइन लगाना पड़ा। लेकिन भारत में ये शायद जो सरकार आई उसको पता था कि ये चीज स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए उसने डिजिटल इंडिया कैंपेन चालू किया। उसका कारण यह हुआ कि रुपे कार्ड भारत के वैज्ञानिकों ने उसका बनाया, और उसका कारण यह हुआ कि आज 28 देशों में रुपे कार्ड चलता है, 28 कंट्रीज में। रुपे कार्ड की कीमत 50 रुपए काटते हैं एटीएम का कार्ड, मास्टर कार्ड का 200 रुपए काटते हैं बैंक वाले, क्योंकि वो फॉरनर है, विदेशी है। और रुपे कार्ड के साथ साथ हमने अपना भीम यूपीआई बनाया है। आज भारत के अंदर ऐसे अनेक चार्जेस हैं, रिचार्ज करा लीजिए, रोक चार्ज करा लीजिए, और पे फोन है, यूपीआई में कई भी भारत पे है, ऐसे बहुत से हमने ऐप बनाए हैं जिसका हमें फायदा मिल रहा है। तो आज हम रुपए के लेन देन पे बढ़ रहे हैं आगे बहुत तेजी से। और आपको बता दें कि लगभग 88 देशों से हमारी बातचीत चल रही है रुपए में लेन देन को लेकर के। अभी विस्ट्रा करके एक खाता होता है जो हम रुपए में लेन देन करेंगे, वो विस्ट्रा खाता रशिया ने खोल दिया है। अब रशिया से हम रुपए में कारोबार करेंगे, बांग्लादेश से रुपए में कारोबार करेंगे, क्या नाम है आपका, नेपाल से हम रुपए में कारोबार करते ही हैं, हमारा रुपया ही वहां बेसिकली चलता है। दूसरा अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है। लेकिन उसके बावजूद अभी यूएई ने उसको अप्रूव कर दिया, ब्रिटेन ने अप्रूव कर दिया। तो अगर भारत जो एफटीए कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक बहुत बड़ा छलांग है। आपको बता दूं कि यूएसए जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएई जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और अभी जो भारत जो है वो रुपए में लेन देन को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। भारत अगर दो का एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को अगर हम साध ले और इन्हीं देशों से खाली हम रुपए में लेन देन प्रारंभ करते हैं राजू जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि 2024 और 25 तक भारत का जो रुपया है वो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की इंटरनेशनल करेंसी हो जाएगा। वर्ल्ड की सेकंड, उसका एक वो होता है कि अगर 40 देश से ऊपर देश किसी करेंसी का ज्यादा उपभोग कर रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल करेंसी मान ली जाती है। और भारत 27 देशों के साथ अभी है। और जो एफटीए कर रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया से कल हमारी एफटीए की बात हो गई, ब्रिटेन से एफटीए अंतिम चरण में चल रहा है, दिसंबर में हो जाएगा। इसके अलावा यूएई से हो ही चुका है, रशिया से हो ही चुका है, सऊदी से हो ही चुका है, और ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जिनसे हमारा हो रहा है, जिसमें कई छोटे छोटे देश हैं। तो एफटीए होने के बाद भारत का रुपया मजबूत होने की स्थिति में खड़ा है। वो डॉलर को आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ दूसरे एंगल से बातचीत होगी और हम खड़े होते चले जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी भारत ने यूएई से 200 टन सोना खरीदा, ये खबर थी, बड़ी खबर थी, यूएई से 200 टन सोना खरीदा। और वो 200 टन जो सोना खरीदा वो डॉलर में नहीं खरीदा, अच्छा, रुपए में खरीदा। एक मिनट आपको आपको रोक रहे हैं। एक अच्छी खबर इसी से संबंधित, जिसपे हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, इससे एक अच्छी खबर अभी इसी बीच में आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि व्यापार सेवा प्रदाता कंपनी क्वेस कॉर्प के संस्थापक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष अजीत आइजक ने कहा है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की मंदी की संभावना से काफी अलग हो रहा है। एक ये जब तक हम लोग बात कर रहे हैं उस बीच में ये खबर आना एक। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जी बताइए आप। हाँ, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि भारत की जो ये स्थिति है उस पे क्रिसिल ने मोहर लगा दी, गोल्डमैन सैक्स ने लगा दी, मूडीज ने लगा दी, और कई ऐसे जो रेटिंग एजेंसियां उन्होंने भी मोहर लगा मॉर्गन दी है। मॉर्गन स्टैनले ने भी बोला है कि थर्ड इकोनॉमी जो है
वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी 2027 तक होने जा रहा है भारत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि भारत की इस प्रगति पे सिर्फ भारत के वामपंथी और तथाकथित विपक्षी दलों को छोड़ करके आज की डेट में दुनिया के अंधे भी कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। और भारत की इकोनॉमी ग्रोथ हम्म। करेगी तो बिना भारत के लोगों के नहीं कर सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं साहब रोजगार नहीं है, हाँ रोजगार नहीं है, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, तहसीलदार नहीं बन सकते हैं, लेखपाल सारे लोग नहीं बन सकते हैं, हाँ वो नहीं बन पाएंगे, वो कुछ ही लोग बन पाएंगे क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही बनेंगे, उससे अधिक नहीं बन सकते। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत की जो इस इकोनॉमी में सबसे बड़ा, अभी आप एलन मास्क की संपत्ति, आज की खबर है, एलन मास्क की संपत्ति लगभग 110 110 $110 कम से कम हुई है, $110 उनकी, अरब में डॉलर, 110 अरब डॉलर उनकी कम हुई है। इसकी स्थिति में भी आप देखिए कि भारत, वो मतलब ऐसा नहीं कि छोटे हो गए, अभी भी वो नंबर 1 है। मतलब इतना उनकी मुद्रा कम होने के बाद भी एलन मास्क की संपत्ति में घटने के बाद भी वो नंबर 1 बिजनेसमैन और नंबर 1 व्यवसायी है और सबसे बड़े उद्योगपति हैं पूरी दुनिया के। इसके बावजूद अडानी की संपत्ति बढ़ रही है। अभी आपको बताएं कि भारत के उद्योगपतियों की सूची में पहले नाम 78वें नंबर पे होता था, 74वें नंबर पे होता था, 84 नंबर पे होता था। आज भारत के उद्योगपति का नाम नंबर 11, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7, ऐसे नंबर पे आने जा रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए तो गर्व का विषय है ना। आप समझिए कि जो चाइना सोलर एनर्जी का हब हुआ करता था राजू जी, उससे बड़ी सोलर प्लांट हमारे भारत में रिलायंस ने लगाया है, जो 2024 से उत्पादन शुरू करेगा। और अडानी भी कूद गया उसमें, सोलर एनर्जी में। दोनों मिलकर के लगभग 3.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। और अभी जो बिजली पैदा होती है विभिन्न माध्यमों से, यानी इसमें कोयला भी रख लीजिए, यूरेनियम भी रख लीजिए, पन बिजली भी रख लीजिए, सारा रख लीजिए, तो हमारे पास 4.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है। यानी ये दोनों प्लेयर जिस दिन आ जाएंगे उस दिन तो धमा चौकड़ी मच जाएगी। एनर्जी से हम सारा काम कर लेंगे और हमें आवश्यकता ही पेट्रोल डीजल की नहीं पड़ेगी। इस दिशा में भारत काम कर रहा है। भारत की स्थिति इतनी स्ट्रांग है, अभी एफटीए की मैंने चर्चा करी, स्टार्टअप की चर्चा करी। भारत के अंदर स्टार्टअप नवोवेशन का काम है, चाहे वो फूल स्टार्टअप हो, चाहे वो पेफोन स्टार्टअप हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, ऐसे 77,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, बहुत हमने दुनिया और देश की बात कर ली, मैं अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, मेरे प्रदेश की बात करना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश की बात, 47 कंपनियां, 47 बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उद्योग लगाने की बात करी है। उनको अप्रैल 2023 तक सबको जमीनें अलॉट कराने की चर्चा हो गई है, सारी बातचीत हो गई है, वो सब अंतिम दौर में चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जितने प्रपोजल हमारे आए, 116 प्रपोजल के अगेंस्ट में 67 लोगों ने, पिछले बार जो ग्लोबल समिट हुई थी, 67 लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उद्योग स्थापित किए हैं, जिसमें अडानी यही मैं अंबानी को पूछने छोड़, जा रहा था आपसे, इसमें यही मैं कहने 113 जा के। रहा था, क्योंकि सवाल सवाल यही उठता है, बार बार यही कहा जाता है कि जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए थे उसमें जो एमओयू साइन किए गए थे उसमें से कितने लोग आए। तो ये आपने उसमें उत्तर दे दिया इसका, क्योंकि ये बार बार सवाल उठाया जाता है कि इन्वेस्टर्स मीट होते हैं लेकिन आता कोई नहीं। 113 में 67 लोगों ने अपने उद्योग लगा दिए राजू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी आपको बताऊं, अमूल एक कंपनी है, वो आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने अभी एक प्लांट लगाया है वहां पर, वाराणसी में लगाया है। अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 10 प्लांट लगाने जा रहे हैं। कितने? 10 प्लांट यूपी में लगाने जा रही है। ऐसे ही डाबोरी एक कंपनी है, वो आ रही है। 47 कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और 17 सेक्टर में कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी, मछली उद्योग, इसके अलावा आपके आईटी सेक्टर में कर रही हैं। तीसरा उसमें क्या नाम है आपके, ये इनोवेशन के सेंटर में आ रही हैं। बहुत से ऐसे डेटा उद्योग हैं सेंटर, जिनमें, और ये डेटा और सेंटर में। फार्मा, जी जी, और फार्मा भी बहुत तेजी से आ रही है। आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर 2500 एकड़ जमीनों को एक्वायर कर लिया गया है। और उत्तराखंड, ये जो एक धमक थी ना उत्तराखंड की, बद्दी, हिमाचल और ये सब क्या नाम है, हरिद्वार चल रही थी, अब वो धमक टूटने वाली है। उत्तर प्रदेश का युवा बी फार्मा करके हिमाचल में काम करने नहीं जाएगा। गोंडा का लड़का भी फार्मा जब करेगा तो वो लखनऊ में काम करेगा, वो बांदा में काम करेगा, वो हमीरपुर में काम करेगा, वो महोबा में काम करेगा। और आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा सबने करी है, बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है। दुनिया की कंपनियों ने उस पर काम किया है। अभी ब्रिटेन की एक कंपनी, हम असाल्ट राइफल बना रहे हैं हरदोई में, और उसका अभी नमूना दिखाया गया था बीच में, वो हरदोई में बनेगी। और ये जो बेल्ट दिया गया राजू जी, ये उन जगह पे दिया गया जहां की जमीन गंगा की तलहटी के पीछे बंजर थी, यानी कानपुर, महोबा, बांदा, ये डिफेंस में गई है, आगरा डिफेंस। और आपको बता दूं कि यहां भी एक प्रश्न करते हैं लोग कि साहब दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा, कहते हैं ना लोग, दिखा रहा हूं आपको, अब दिखा ही रहा हूं।
जो गंगा के किनारे का पोर्शन जो लखनऊ से होके गया है, लखनऊ से लेकर के बांदा और हमीरपुर तक जो जाता है, जिसको डिफेंस कॉरिडोर बनाया, उधर यहाँ पर एक सेक्टर दिया गया है आगरा वाला। तो आगरा वाले पे तो काम मैं स्वीकार करता हूं कि 15% से ऊपर नहीं हुआ है, यानी 50% ही वहां पर काम हो पाया है। लेकिन अगर हम बात इस तरफ करते हैं तो लगभग 96% काम पूरा हो चुका है, अलॉटमेंट पूरा हो चुका है, फैक्ट्रियां बन रही हैं, और उसमें आपके महिंद्रा है, टाटा है, अडानी है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और अडानी टाटा छोड़ दीजिए, राजू डिफेंस एकेडमी भी वहां पर हो सकती है। पैसा लगाइए, काम करिए, किसने रोका भाई आपको? टाटा की बपौती है क्या? अडानी की बपौती है क्या? भाई हर जगह बिडिंग हो रही है, जो बिडिंग करेगा वो काम करेगा। और इसमें ये कुछ नहीं है कि शिव कुमार द्विवेदी को पकौड़ी बनाना आता है कि नहीं आता है, शिव कुमार द्विवेदी को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है कि नहीं आता, ये यहाँ पर मुद्दा नहीं है। जितनी टाटा, क्या टाटा नमक भी बनाता है, तो क्या रतन टाटा नमक बनाना सीखने गए थे क्या? टाटा लीलैंड वो अपनी गाड़ी बनाता है तो सीखने गए थे क्या? टाटा डिफेंस में भी है, पानी टाटा भी पानी भी बेचने जा पिलाता है। रहे हैं टाटा। तो मेरा ये टाटा कहना है कि बिस्लेरी भी लेने जा रहे हैं। हाँ, बिस्लरी में भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें हम एक्सपर्ट को हायर करते हैं, उनको नौकरी देते हैं। अब हर आदमी हर काम कर सकता है, आपके पास पैसा होना चाहिए बस। और सरकार ने इसके लिए, अब वो पुरानी पद्धति चली गई कि दो ही लोग आएंगे, दो ही लोग पाएंगे। अब कोई भी आ सकता है। अभी आप देखिए, लखनऊ की मेट्रो कौन बना रहा था राजू जी? एल बना रहा था, ठीक, अगर मैं सही हूं तो एल बना रहा था। और अभी सही है। कानपुर की मेट्रो कौन बना रहा है? कलपति ग्रुप बना रहा है, कलपति ग्रुप बना रहा है। अब कदो साहब वहां तो एलएनटी नहीं, अब उसको भी कहने वाले लोग बता देंगे अडानी कर रहा है, टाटा कर रहा है। तो करे क्यों ना? ये भारत के लोग हैं, हमें तो गर्व है कि हमारे पास टाटा है, हमारे पास अडानी है, हमारे पास राजीव जी है। कल आपकी खबर मान लीजिए, कहते नहीं सारा वो फीफा वर्ल्ड कप हम दिखाएंगे, तो कह दो साहब ये तो बिक गए। ये कौन सी बात होती है? अरे आपकी खबर पे फीफा वर्ल्ड कप दिखाई जाएगी, मेरा सीना तो चौड़ा हो जाएगा कि भाई आपकी खबर ने इसकी पूरा स्पॉन्सर कर लिया है, अब फीफा वर्ल्ड कप इसी में दिखाई पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है आज? और अभी सबसे बड़ी चीज आप देखिए, स्पेस के सेक्टर में भी 2-4 दिन पहले आपने खबर पड़ी होगी, जिसमें हमारे एक मंत्री गए हुए थे वहां पर, और उन्होंने इनॉर्गेशन किया था। 103 रैकेट उसने पहुंचाया श्रीहरिकोटा से, और वो भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, समझिए आप, नासा की तरह। और आज भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसियां टक्कर दे रही है दुनिया को। आज स्पेस के सेक्टर में हम पैसा कमा रहे हैं। अब आप पूछोगे उससे भारत को क्या फायदा? क्योंकि जैसे ये बीमा कंपनियां आ गई हैं, और उन्होंने आईआरडीए में अपना वो किया है, क्या नाम है, नॉमिनेशन कराया है, आईडीआई में रजिस्टर्ड हुई है। ऐसे वो जाती है इसरो के पास, और वहां भी नेशनल स्पेस प्राइवेट लिमिटेड करके है, वहां पर जाके लिमिटेड करके है, वहां पे जाके वो अप्रूवल लेती है। फिर वो जाके, तुम भी छोड़ो भैया अपना सेटेलाइट, कौन मानता है? और इसी बीच में अभी हफ्ते भर पहले भारत डब्ल्यूएचओ में, यूएनओ में, भारत जो है वो इंटरनेशनल जो इसरो जो सैटेलाइट है, इंटरनेशनल रेडियो सैटेलाइट जो कम्युनिटी है, उसका भारत लीडर बन गया है राजू जी। अब अगर मान लीजिए आपकी खबर चाहती कि मैं अपनी सैटेलाइट पूरे लखनऊ में चलाऊं, तो वो चला सकती है, वो भी पैसा देगी, अपनी सैटेलाइट चलाएगी, उसके अपने उपग्रह होंगे, अपना अपना सब कुछ करेंगे। तो भारत इस स्तर पे पहुंच चुका है। और आज की डेट में भी हम ये कहे, आज भारत का अपना इंटरनेशनल चैनल डीडी इंटरनेशनल है। यानी जैसे बीबीसी आप सुनते हैं, सीएनएन सुनते हैं, तो उसको माई बाप मान लेते हैं कि वही माता, वही पिता, वही सब कुछ है जो बोल रहा है। अब डीडी को भी सुनो ना भैया, अब डीडी वाले भी बोल रहे हैं। अब अमेरिका में डीडी बोल रहा है, अफ्रीका में डीडी बोल रहा है, और ये दूरदर्शन, जिस दूरदर्शन को मित्रप्रिय बना दिया था लोगों ने, आज उसको जिंदा कर दिया। कुल मिलाकर के भारत की अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से, हर स्थिति में, डिफेंस के सेक्टर में इंडिया तो टॉप पे जा चलिए रहा अब है। जी कंक्लूड जी। करेंगे। और ये बस ये बता दीजिए कि ये जो छटनियां हो रही हैं, और ये जो है किस तरीके से बचेगी, नौकरियां कैसे बचेंगी? देखिए, एक तरफ तो जहां छटनी बहुत तेजी से हो रही है, छटनी होने के पीछे कई कारण है। मतलब कुछ वो कंपनियों की अपना इंटरनल मामला है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर इसका कारण होती तो सरकार पे दोष लगाया जा सकता था, सही समझिए बात। आप। अब सही बात। मेटा कह रहा साहब हम बिल्कुल। सबको निकाल के बाहर कर देंगे, ट्विटर कह रहा हम सबको निकाल के बाहर कर देंगे। तो इसमें भारत की पॉलिसी मैटर नहीं है, भारत की सरकार का मैटर नहीं सही। है। उन्हें लगता है कि हमें अब कम लोग चाहिए तो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ना वो सरकार हम्म। से पूछ के बेटा ज्वाइन करने गए थे, ना सरकार के कहने पर उन्हें निकाला जा रहा है। दोनों चीजें हैं। दूसरी चीज अभी आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल समिट होने जा रही है, ग्लोबल लीडर समिट जो होने जा रही है फरवरी में, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 110 देशों के राजदूतों के साथ दिल्ली में परसों समझौता, मतलब बैठे थे, बातचीत किया था उनके साथ। योगी आदित्यनाथ जी ने उसको, मुख्यमंत्री जी ने वहां पर रिलीज किया था, इनॉर्गेशन किया था। आपको बता दें उसमें इजराइल, सिंगापुर,
इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया और ऐसे कम से कम 47 देशों ने भारत सरकार के उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री से आश्वासन दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि उस समिट में आएंगे और भारत में यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है। समझिए आप, एक इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिसमें लगभग 5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलने वाली है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और दूसरी चीज, अब मैं एक चीज यहां पर बार बार रोजगार को लेकर के जो दो देखते हैं उनके मन में प्रश्न आता है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि रोजगार, कोई भी शक्ति आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, भारत के अंदर रोजगार, जो सरकारी रोजगार है, चाहे वो चपरासी से लेकर के लेखपाल और यहां तक कि आईएएस और पीसीएस तक की जो नौकरियां हैं, मैं सभी नौकरियों को अगर जोड़ देता हूं राजू जी, मैं बार बार दोहराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप बार बार जोड़ते हैं तो भी वो 9.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाती है। समझिए आप। और भारत की आबादी 140 करोड़ के लमसम है और भारत के युवा लगभग 52 करोड़ है। क्या किसी सरकार में औकात है कि ऐसे युवाओं को ले आकर के वो नौकरी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। उसका कारण सिर्फ स्टार्टअप है। उसका कारण स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को नौकरी देना, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी क्रिएट करना। वो कब आएगी? जब रोडें बनेंगी, जब रेलवेज बनेंगे, जब बंदरगाह बनेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा, तभी होगा। और उस दिशा में सरकार बहुत चलिए तेजी से आपने काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की तो है, लेकिन सरकार से ज्यादा इस देश के युवाओं की उपलब्धि मानी जाएगी और इस देश के ठीक लोगों की उपलब्धि मानी जाएगी कि वो बार बार एक ऐसी सरकार चुन रहे हैं जो ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनका भी योगदान है। इस देश के वो युवा जो पढ़ लिख करके निकल के क्या नाम है, लेखपाल और क्या नाम है, कानून गो बनने की बजाय वो सीधे कहते हैं नहीं, हमें इस देश की सेवा करनी है, स्टार्टअप बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बहुत सही आपने काफी डिटेल में सारी चीजें कही। और स्टार्टअप किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई नौकरी करता है तो केवल एक आदमी को रोजगार मिलता है, लेकिन स्टार्टअप के जरिए एक आदमी कम से कम 10 लोगों को रोजगार दे सकता है। और जो इतनी भारी संख्या 2014 के बाद स्टार्टअप कंपनियों की आई है, उससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क तो आया नहीं, वो भी जाके कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते ही, जिन्होंने स्टार्टअप जो है शुरू किया वो भी कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते, और आज हो सकता है हम उस मंदी के दौर में उनकी भी नौकरियां जाती। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही एक सकारात्मक एक वो है, एक कि नौकरियां बची रह सकती हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग निकाले जा रहे हैं, हालांकि इसमें सही बात है कि सरकार का कोई योगदान नहीं है कि अगर वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप अगर स्टैंड कर गया तो वो उनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि क्यों आखिर में नौकरियां इतने भारी पैमाने पे लोग निकाले जा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण क्या है, ये भी थोड़ा सा समझना होगा। जी बताइए। मैं यहाँ पर कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा बड़ी भारी मात्रा में नौकरियां जा रही, नहीं जा रही राजू जी। फार्मा सेक्टर में नौकरियां क्रिएट हो रही है, इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियां क्रिएट हो रही है। इंश्योरेंस कोई छोटा सेक्टर नहीं है, भारत में सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर है आबादी के अनुपात में देखा जाए तो। और बहुत तेजी से नौकरियां आ रही, नौकरियां कोरोना काल में गई थी, व्यापक पाने पर गई थी। आज आप बताइए, नौकरियां में छटनी कौन कर रहा है? जिन देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब है उन्हीं देश की कंपनियां कर रही, चाहे वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, मेटा हो, जिसको आप फेसबुक बोल रहे हैं, अब चाहे ट्विटर हो, वो कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, उन्हें छटनी करनी है। और उनका पांव बहुत दुनिया में पसरा हुआ था, सब जगह पसरा था, भारत में भी उनका। आज आप गूगल निकालेगा तो गूगल क्या भारतीय कंपनी है क्या? मेटा क्या भारतीय कंपनी है क्या? अमेजॉन क्या भारतीय कंपनी है क्या? आप बताइए मुझे। तो उन कंपनियों पे जो आज नौकरियां जा रही वो उन कंपनियों की जा रही राजू जी। अभी फार्मा सेक्टर में भी सही। आपने डाइची का नाम सुना हम्म, होगा, जो जापान की कंपनी थी। आज जो भारतीय हम्म, कंपनियां जितनी भी फार्मा सेक्टर में है, उन्होंने किसी को नहीं निकाला, बना के रखा। हाँ, हम्म, सैलरी 2 महीने के लिए सैलरी होल्ड कर दी, ये या कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेंस नहीं देंगे, या एक्सपेंस नहीं देंगे, 2 महीने सैलरी होल्ड कर दी, लेकिन निकाला नहीं। और ये भारत के लोग जो है वो मानवता पे विश्वास रखते हैं राजू जी। हम ऐसे कोरोना काल में ऐसे बहुत से उद्योगपतियों को बता देंगे जिन्होंने 2 महीने दुकान बंद रखने के बाद भी अपने एम्प्लॉइयों को बहुत जो भी वेतन देते रहे हो उन्होंने वेतन दिया। ये अमेरिका नहीं है साहब कि वहां इनविटेशन होता है कि आपको इनविटेशन दिया तो राजू जी भोजन करेंगे। हमारे यहाँ निमंत्रण होता है, गाय खाता, कुत्ता खाता, कौवा खाता और सभी लोग खाते हैं। ये भारत का सनातन का अध्यात्म है। और फिर एक चीज कह के जाऊंगा, अक्सर मैं आपके चैनल्स पे आके बोल के जाता हूं और ये अंतिम शब्द होगा, इसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कल बड़ी देर तक चिंतन कर रहा था
और फिर मेरे मन में आया कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी डाउन नहीं हो सकती है, ये मेरा चैलेंज है। उसका कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी सनातन धर्म है, और सनातन धर्म मैंने फिर आपसे बताया था कि प्रतिदिन उत्सव होता है। कभी अमावस्या मनाते हैं, कभी दुत्या मनाते हैं, कभी कुछ मनाते हैं, और उसमें एक बड़े अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, यानी माचिस की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, अगर कुछ पकवान खिलाना चाहेंगे तो वो भी जरूरत पड़ेगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था कोई हिला डुला नहीं सकता, समझिए आप। और मजे की बात, फिर इसमें एक बात आ जाती है कि मान लीजिए मैंने भंडारा कर लिया, मेरी जेब में 100 रुपया है, लेकिन राजू जी ने 200 दे दिया, 200 किसी ने दे दिया, 200 किसी ने, अब उस भंडारे को मैंने कराया, अर्थव्यवस्था डेवलप करी ना। 200 200 रुपए हमने 10 लोगों से लिया, और एक टीन हम तेल लेकर के आए, तो तेल लिया तो अर्थव्यवस्था डेवलप हुई। और पहले तो भंडारे कम होते थे, अब तो बहुत होते हैं। एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, अभी अगहन मास चल रहा है, वो चलेगा। फिर उधर क्या नाम है, राम विवाह हमारा आ गया, भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह आ गया, उधर राम का झूला चलिए, चल रहा था सावन में। कुल कुल मिला मिला के के भारत की भारत के लोगों अर्थव्यवस्था, को बहुत भारत की घबराने की जरूरत अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत भारत की अर्थव्यवस्था इस देश के हिंदू सनातनियों के माध्यम से चलती है। कभी इस देश की अर्थव्यवस्था डिग ही नहीं सकती है। ये मेरा विश्वास अपने राम जी को लेकर के है, और ये मेरा विश्वास भारत की सनातन परंपरा को लेकर के। और भारत और दुनिया में चलिए अर्थव्यवस्था ठीक। क्यों गिरी बताइए? और दुनिया में अर्थव्यवस्था गिरने का कारण यही है, उनके यहाँ एक त्योहार होता है, ईस्टर होता है, या तो क्या नाम है आपका 25 दिसंबर हो जाएगा। कहीं चले जाइए तो वहां मोहम्मद साहब का जन्मदिन होगा, या तो मोहम्मद साहब का वफात होगा, बस दो ही दो होते हैं। उनके अर्थव्यवस्था कोई आयाम ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिदिन उस चीज की हो सकता है। अरे अब उसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे, क्या चीज नहीं। अभी मैं चलिए ठीक। बताऊं कि अब भगवान के स्वेटर तक बेच रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं। लड्डू गोपाल के स्वेटर बेच रहे हैं 25 रुपए 35 रुपए में, वो अर्थव्यवस्था चल रही है। उसके लिए कौन सा बाहर से लाना भाई? वो तो गुजरात से हम ऊन मंगा लेंगे, बना लेंगे। हमें चाइना से ऊन थोड़ा ना मंगाना है, हम यहीं से बना लेंगे, हमारी घर की ठीक बहु है। बेटियां चलिए, बना लेंगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं होनी है, ये तय। आपने आपने चिंता, जो भारत के खास करके युवाओं की चिंता थी, उनके परिवार की चिंता थी, इसको आपने काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी, वो सही बात है, वो गांवों से चलती है। वहाँ छोटे छोटे जो है व्रत त्योहार, ये सब सारी चीजें होती रहती, और छोटे छोटे जो मेले लगते रहते हैं हर महीने, हर हफ्ते हाट लगती है, जो ये छोटे छोटे बाजार लगते हैं, इससे अर्थव्यवस्था भी मूव करती रहती है, लगातार मूव करती रहती है। तो आपने जिस तरीके से डिटेल सारी बातों को बताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी खबर के व्यूवर्स के लिए फिर हम किसी न किसी बिंदु पे बहुत ही डिटेल में शिव कुमार द्विवेदी जी के साथ में चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, आपने समय निकाला आपकी खबर के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।